तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज आपकी दूसरी क्लास है ना। कल हमने पहला लेक्चर कंप्लीट किया था आपके क्लास 11th के फिजिक्स में, जिसका पहला चैप्टर का क्या नाम है, यूनिट एंड डायमेंशन। उसका पहला लेक्चर हो गया है। आज हम शुरू करेंगे आपका दूसरा लेक्चर। आज हम शुरू करेंगे आपका सेकेंड लेक्चर। लेकिन इसके पहले, शुरू करने से पहले, जो हम कल पढ़े हैं उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी थोड़ा सा समझ और बेहतर हो जाएगी ना। तो जैसे भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं, तो भैया भौतिक राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिनको हम किसी उपकरण की सहायता से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियां बराबर क्या होता है, यूनिट इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू। ये हो गया, इसको पढ़े थे। फिर हमने बताया था कि यदि आंकिक मान छोटा होगा तो मात्रक बड़ा होगा। जैसे 2 केजी आपका किससे 2 केजी बराबर होता है 2000 ग्राम के। तो देखो 2 कैसा है, छोटा है, 2000 क्या है, बड़ा है। लेकिन यहाँ पे मात्रक देखो, मात्रक आपका केजी था, मात्रक आपका क्या हो गया, छोटा हो गया। तो वही है कि यदि आपने आंकिक मान को बढ़ा दिया तो आपको मात्रक को घटाना पड़ेगा, या वाइस वर्सा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बताया था, मैंने बताया था कि आपकी राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। एक आपका पहला क्या है, सदिश राशियां। तो सदिश राशियों पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और आपका डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसी राशियां जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होता है, तो उसे हम कहते हैं सदिश राशियां। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सदिश राशियों में क्या होता है, मेन चीज ये होता है कि यह गणित के साधारण गणित के नियमों का पालन नहीं करता है। इसको हम आसानी से जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? इसको हम आसानी से जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जैसे कि है, अब अदिश राशियां किसे कहते हैं, तो भैया नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है। और यह साधारण गणितीय नियम का पालन करती हैं ना। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी है तो टेंसर, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में केवल यही 2 क्वांटिटी हैं, एक स्केलर और वेक्टर है, इस वजह से हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपके सिलेबस के हिसाब से इसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। किसको कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अब आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिन क्वांटिटी को, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, 1 मिनट, पिक्सल क्यों फट रहे हैं? चलिए ठीक है, आई होप अब क्लियर होंगे। तो अब जैसे मूलभूत राशियां क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसको किसने कहते हैं कि भैया जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए आपको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, किसी दूसरी भौतिक राशि की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी 7 होती है। कौन कौन सी है? द्रव्यमान है, समय है, लंबाई है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा है, आपका तापमान है, पदार्थ की मात्रा है, और ज्योति तीव्रता है। और क्या है भैया? ज्योति तीव्रता है। क्लियर हो गया? तो ये आपकी 7 होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो व्युत्पन्न राशियां मतलब ऐसी राशियां जिन्हें हम क्या करते हैं, किन्हीं दूसरी भौतिक राशियों की सहायता से उत्पन्न करते हैं। मतलब उनको व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें व्यक्त करने के लिए हम किसी दूसरे राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए चाल एक अलग क्वांटिटी हो गई, उसको व्यक्त करने के लिए हमें दूरी भी चाहिए और समय भी चाहिए। तो दूरी एक तरीके से क्या है, लेंथ है, यानी कि ये भी एक क्या है, ये एक फिजिकल मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है, और समय भी क्या है, आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलते हैं ना। फिर आता है पूरक राशियां। पूरक राशियां किन्हें कहते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो भैया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में मैंने आपसे बताया था कि अब आजकल क्या होता है कि मन ना पूरा वर्ल्ड आपका मान रहा है कि अब आपकी क्वांटिटी जो राशियां हैं ये 2 प्रकार की होती है। कौन होती है? एक या तो फंडामेंटल होगी, या तो फंडामेंटल होगी, या आपका क्या होगा, या तो आपका डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। अब आपका पूरक राशियों जैसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में अभी भी वही पुरानी एजुकेशन चल रही है ना, तो क्योंकि एग्जाम में यदि पूछ रहा है तो अभी भी वो इन्हें
पूरक राशियों के नाम से ही पूछता है, तो इस वजह से पढ़ेंगे। जैसे क्या है, पहला क्या है, प्लेन एंगल। क्या है, प्लेन एंगल। पूरक राशियां दो होती हैं, ध्यान रखना, पूरक राशियां कौन सी हैं, दो हैं, एक प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल है। तो भैया प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल होता है कि जो आप कोण बनाते हो, जो आप कोण बनाते हो वही क्या कहलाता है, प्लेन एंगल कहलाता है। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन ध्यान रखना, आर्क भी आपका क्या है, लेंथ है, रेडियस भी क्या है, लेंथ है। लेकिन ऐसा नहीं कि सर मीटर अपॉन मीटर सर कैंसिल हो जाएगा, तो ये यूनिट मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होगा, नहीं, इसका यूनिट होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जैसे एंगल है ना, तो एंगल का एक डिग्री होता है, मतलब जो मेजर करते हैं, तो किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, मिनट में मेजर करते हैं, और सेकंड में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, सेकंड में करते हैं। जैसे मान के चलो कि आपका नेक्स्ट स्लाइड पे शायद मैंने बताया था, हाँ ये देखिए, जैसे मान लो आपने प्रोटेक्टर रखा, आपने क्या रखा, प्रोटेक्टर रखा, और यहां से आप एक एंगल मार रहे हो, तो मान लो कि यहां से आपने 1 डिग्री बढ़े हो, कितना बढ़े हो, तो 1 डिग्री बढ़े हो, तो इसमें कितने भाग होंगे, 60 भाग होंगे। कितने भाग होंगे, 60 भाग। तो उस 1 डिग्री के यदि मैं 60 भाग करूं, उस एंगल मापने वाले में 1 डिग्री के यदि मैं 60 भाग करूं, तो वो आपका जो एक भाग बनेगा ना, वो एक भाग आपका 1 मिनट कहलाएगा। और फिर से यदि मैं उस 1 मिनट के 60 भाग करूंगा, तो वो आपका सेकंड बन जाएगा। डिग्री के ऊपर आपका क्या रख देना है, ऐसा वाला डॉट रखने देना है। डिग्री के ऊपर क्या करना है, ऐसा वाला डॉट रख देना है। फिर मिनट के ऊपर क्या करना है, आपको एक ऐसा कॉलम टाइप का, सेमी कॉलम टाइप का जो नहीं होता, वो ऊपर लगा देना है, और ये सेकंड में 2 लाइन खींच देना है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। ठीक है, उसी से कन्वर्जन के काम आता है ये। नेक्स्ट है आपका कि घन कोण किसे कहते हैं। घन कोण क्या होता है, तो जैसे आपने क्या लिया, एक स्फेयर ले लिया, एक भैया क्या ले लिया, स्फेयर ले लिया, और उस स्फेयर से आपने क्या किया कि अंदर से एक पोर्शन आपने काट करके निकाला, एक पोर्शन आपने काट करके निकाला। तो जब आप स्फेयर से निकालोगे, तो क्योंकि वो चारों तरफ से क्या है, हर जगह से सॉलिड है, तो जो भी निकलेगा, तो जो नीचे वाला पार्ट होगा, जो नीचे वाला पार्ट होगा, वो क्या होगा, आपका 3D एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, 3D एंगल बनाएगा। उस 3D एंगल को ही हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। और सॉलिड एंगल बराबर होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसमें एरिया कौन सा लेते हैं, तो भैया एरिया जिस एरिया को आपने काट करके निकाला है, जिस एरिया को आपने काट करके निकाला है, उसका एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो ये भी क्या होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और रेडियस का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो दोनों कट जाएंगे, इसका मतलब ये यूनिटलेस होना चाहिए। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है। क्या होती है मेरे भाई, इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। क्लियर हुआ? तो चलिए, अब ये इतनी चीजें हमने कल पढ़ा था। आज हम शुरू करते हैं ना, कुछ आपके मात्रक हैं, उन मात्रक को हम कैसे क्या क्या मात्रक हैं, कौन कौन से मात्रक हैं ना, तो कुछ मात्रक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली आपके स्कूल लेवल पे उनकी डिफिनीशन पूछ लेते हैं ना, तो हम उनको पहले देख लेते हैं, फिर बाद में आगे हम बीमा डायमेंशन की ओर बढ़ेंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि आपका क्या है, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक, सम इंपॉर्टेंट यूनिट, सम इंपॉर्टेंट यूनिट। अब देखिएगा, जैसे कि लाइट वर्ष। लाइट वर्ष का क्या मतलब है, लाइट वर्ष ये किसका मात्रक है, ये जितने भी मात्रक आपके 3 मात्रक लिखे हुए हैं, ये सभी लंबाई के मात्रक हैं भैया। किसके मात्रक हैं, लंबाई के मात्रक हैं। लंबाई के मात्रक हैं ये सभी, जितने भी लिखे हुए हैं, ये आपके लंबाई के मात्रक हैं ना। ये किसके मात्रक हैं, लंबाई के मात्रक हैं ना। क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा होशियार होते हैं ना, वो जैसे मान लो पारसेक लिखा है, सर पारसेक जो लिखा है सर, इसमें सर सेक आ रहा है। क्या आ रहा है, सेक आ रहा है। इसका मतलब सर ये जो सेक आ रहा है, ये आपका सर समय बताएगा। ये सर समय का तो नहीं है कहीं, अरे भैया नहीं है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। ये जितने मैंने लिखा है, ये सब किसके हैं, ये सब आपके किसके मात्रक हैं, ये सब आपके दूरी के यानी लंबाई के मात्रक हैं। किसके मात्रक हैं, दूरी के मात्रक हैं। जैसे पहला है आपका लाइट ईयर। अब लाइट ईयर आइए समझते हैं। पहला क्या है, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर होता है कि भैया आपके पास जैसे लाइट है ना, जैसे सन से लाइट निकली, ये मान लो कि ये क्या है भैया, आपका सन है। यहां से कुछ लाइट निकल रही है, यहां से कुछ लाइट निकल रही है।
तो उस लाइट को, वो जो लाइट निकल रही है, ये लाइट आपकी 1 साल के समय के लिए, कितना समय, आप यहां से लाइट निकली और वो लाइट 1 साल तक चलती रहे। कब तक चलती रहे? 1 साल तक, 1 साल तक चलती रहे। तो वो लाइट जितना 1 साल तक चलेगी, वह चलते हुए कितनी दूरी तय करेगी, उस दूरी को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो भैया सूर्य की जो लाइट है, प्रकाश है, वो क्या करता है, वहां से चलना शुरू किया, तो भैया अभी t बराबर 0 समय है, t बराबर 0 समय है। कुछ समय बाद मान लो 1 साल तक यहां पर आ गई, मतलब 1 महीने बाद, 1 महीने पर यहां तक आ गई, चलती रही चलती रही। 4 महीने बाद यहां पर 4 मंथ तक ना, 4 मंथ तक यहां पर आई, फिर ऐसे चलती रही। तो जितनी दूरी ये, अब 1 साल जहां पर पूरा हो जाएगा, मतलब 12 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, तो 12 महीने तक जहां तक ये जितनी लाइट दूरी ट्रेवल करेगी, उस दूरी को हम क्या कहते हैं? उस दूरी को ही हम लाइट ईयर कहते हैं। क्या इतना बात समझ में आए? लाइट ईयर की भैया क्या रेंज होती है? 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर, ये आपका इसकी यूनिट होती है। क्या ये बात समझ में आई? अब आते हैं पारसेक पे। तो भैया पारसेक क्या होता है, ध्यान समझना। पारसेक बहुत समझने वाली चीज है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। पारसेक होता है कि आपको क्या करना है, आपके पास क्या है भैया, चलिए जैसे मान लो ये आपका क्या है, सन है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका सन है, ठीक है, और ये आपका क्या है, अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है, ठीक है। अच्छा पहले खगोलीय देख लेते हैं ना, क्या देख लेते हैं? खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या होता है भैया? सन से अर्थ के बीच की दूरी। क्या बोला मैं? सन से अर्थ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सन से, मतलब सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। तो ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। क्लियर हुआ बात? अब ध्यान से सुनना, अब हम आते हैं पारसेक पे। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ये बात क्लियर हुआ? चलिए अब शुरू करते हैं, पारसेक क्या है, थोड़ा सा समझिएगा ना, थोड़ा सा यहां से समझिएगा। पारसेक क्या है? आपके पास सूर्य है, ठीक है, और आपके पास यहां पर मान लो क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है। ये क्या है भैया? पृथ्वी है। अब ये कह रहा है कि हम इस, मान लो बहुत पास रहेंगे तो इनमें से, क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत कम है ना, तो यदि हम किसी के भी पास रहेंगे तो होगा क्या भैया यार? होगा ये कि हमें केवल एक चीज दिखाई देगी। हम करेंगे क्या, यहां से किसी ऐसी दूरी पर जाएंगे, किसी ऐसी दूरी पर जाएंगे जिस जगह से देखने पर सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी हमारी आंख पर 1 सेकंड का कोण बनाए, 1 सेकंड का कोण बनाए। क्या बोला मैं? आपको सूर्य से और पृथ्वी से इतनी दूर पर जाना है कि सूर्य और पृथ्वी आपकी आंख में 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड का कोण बनाते हैं। तो जितनी दूरी आप यहां से चलते हो, इनकी मीन पोजीशन से यहां से जितनी दूरी तय करते हो, ये दूरी आपका क्या कहलाता है? इस दूरी को हम क्या कहते हैं? पारसेक कहते हैं। क्या कहते हैं? पारसेक कहते हैं। भैया इसकी डिफिनीशन लिखने के लिए आपकी स्कूल वाले दे देते हैं, तो वहां से हम ये चीजें, वो होता है। क्लियर हुई? तो इस वजह से हम इसको बता दिए हैं। आप इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? नोट डाउन कर लिया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं भैया, बीमा शुरू करते हैं। क्या क्या शुरू करते हैं भैया? बीमा।
बीमा मतलब डायमेंशन, डायमेंशंस। तो भैया बीमाएं किसे कहते हैं? अच्छा, बीमाएं होता है भैया, थोड़ा सा मेरा हिंदी थोड़ा सा ऐसा ऐसा है ना, तो थोड़ा सा समझिएगा, बाकी मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करूंगा ना। तो थोड़ा सा मुझे हिंदी पे दिक्कत है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग साथ देंगे तो हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया बीमा किसे कहते हैं? बीमा क्या होती है? बीमा क्या होती है? तो मूल मूल मात्रकों के ऊपर, क्या बोल रहा हूं मैं, मूल मात्रकों के ऊपर किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने के लिए, फिर से सुनिएगा, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर जो घात चढ़ाते हैं उसे बीमा कहते हैं। क्या बोला मैं? मूल किसी भौतिक राशि को व्यक्त करना है, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करना है, तो उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए आप मूल मात्रकों के ऊपर, मतलब मूल मात्रक कौन से हैं? वही फंडामेंटल क्वांटिटी, उनके ऊपर जो घात चढ़ाते हो उसे क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। तो लिख लीजिए, किसी राशि के मात्रक को बताने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई गई घातों को बीमा कहते हैं। घातों को क्या कहते हैं भैया? बीमा कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई भैया कि किसी राशि के मात्रक को बताने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई गई घात को क्या कहते हैं भैया? बीमा कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा, यदि हम किसी का मात्रक लिखते हैं, मतलब बीमा लिखते हैं, तो इसमें पहला स्टेप क्या है? ये पहला स्टेप है कि हम बीमाओं को बड़े ब्रैकेट ना, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? ब्रैकेट में हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं ना। अभी देखते हैं कि उनके क्या क्या सिंबल्स होते हैं ना, उनके क्या क्या सिंबल्स होते हैं, तो फिर उसी हिसाब से अब हम करते हैं। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि यहां पे मैं किसी का बीमा लिख रहा हूं ना, तो यहां पर क्या करूंगा? बड़ा ब्रैकेट लगाया, एम एल टी, एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी ना, और यदि मान लो मैंने थीटा लिख दिया की पावर डी, ए की पावर ई, मान लो कुछ ऐसा करके मैंने लिख दिया, तो ये जो घात चढ़ी हुई है ए बी सी डी और ई, ये सब क्या है? ये सब आपकी बीमाएं हैं। ये सब आपकी क्या है? बीमाएं हैं। तो यहां पर ये क्या है? ए बी सी डी एंड ई आर डायमेंशंस, क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरे भाई? क्या इतनी बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसी पे आगे थोड़ा समझते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए हम लंबाई को कैपिटल एल से दिखाएंगे ना ब्रैकेट के अंदर, और द्रव्यमान को
द्रव्यमान यानी कि मास को कैसे दिखाएंगे, कैपिटल एम से दिखाएंगे ब्रैकेट के अंदर। समय को कैपिटल टी से दिखाएंगे, वो भी ब्रैकेट के अंदर। तापांतर या तापमान को जो दिखाएंगे वो थीटा से दिखाएंगे ना। विद्युत धारा को, विद्युत धारा को कैसे दिखाएंगे आप, कैपिटल ए से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, कैपिटल ए से दिखाएंगे। बेसिकली आपके 11th में यहां तक हो जाएगा ना। और एक काम करिएगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी आएंगी जिनका आप 11th में अभी नाम नहीं सुनोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो होंगी नहीं ना, वो 12th में आएंगी। तो हम धीरे धीरे चीजों को लेकर के चलेंगे। कैसे चलेंगे, धीरे धीरे चीजों को लेकर के चलेंगे। परेशान बिल्कुल नहीं होना, इनको याद करने की कोशिश नहीं करना है। फिर से बोले दे रहा हूं, आज जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी डायमेंशंस को याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप समझिए और समझ करके आगे बढ़ेंगे तो हमें इसका फायदा मिलेगा। क्लियर हुआ मेरे भाई? चलिए तो अब शुरू करते हैं कि देखिए बीमाएं कैसे हम लिखते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए मैं पहली बीमा आपका किससे शुरू कर रहा हूं, तो यहां पर आप जो एक टेबल के फॉर्म में बनाएंगे, किसके फॉर्म में बनाएंगे, एक आप टेबल के फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो पहला मैंने क्या लिया है, लंबाई लिया है। क्या भैया लिया है, लंबाई। तो लंबाई का इस जगह पे आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, इस जगह पर उसका या फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फार्मूला, या आपका मात्रक यानी कि यूनिट हो जाएगा, या आप यहां पर, और यहां पर आप क्या लिखोगे, डायमेंशन लिखोगे। क्या लिखोगे, डायमेंशन लिखोगे। क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो जैसे लंबाई को, तो लंबाई को तो भैया मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है भैया, मीटर होता है ना। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई को बेटा हम बेसिकली क्या करते हैं, कैपिटल एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट कर दिया, क्या दिक्कत हुई, कुछ नहीं। चलिए दूसरा क्या करते हैं, आपके पास जैसे मान लीजिए द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान को भैया, तो ये तो द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है। और मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। लिख दिया ना। तो ये तो छोटी छोटी। अब जैसे मान लीजिए आपका क्षेत्रफल है। क्या होता है, क्षेत्रफल। अगला राशि क्या है, क्षेत्रफल है। तो भैया क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। बेसिकली यही ना होता है, लंबाई मतलब लेंथ इंटू विड्थ। यही तो होता है, लेंथ इंटू विड्थ। यही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मतलब क्या होता है भाई, एल लंबाई भी किस में मापोगे, मीटर में मापोगे, और चौड़ाई भी किस में मापोगे, मीटर में मापोगे। तो क्या इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो भैया मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब लंबाई का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर एल इंटू एल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है। चौथा आपका आयतन। क्या होता है भैया, आयतन क्या होता है, आयतन होता है एल क्यूब। आयतन क्या होता है, एल क्यूब। क्यों होता है, क्योंकि सर आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई होता है गुणे चौड़ाई होता है गुणे ऊंचाई होता है। ये सब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो भैया इसको आप, ये क्या हो जाएगा, इसको भी मीटर में मापते हो, लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, और ऊंचाई को भी मीटर में मापते हो। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। और यानी कि यहां पर एल का 3 बार मल्टीप्लाई, एल इंटू एल इंटू एल, तो ये कितना हो जाएगा, एल क्यूब हो गया। ठीक है। चलिए अब हम आपका वेग क्या होता है, वेग, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेल्टा डी क्या बता रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बता रहा है। तो विस्थापन भी एक तरीके से क्या होता है बेटा, दूरी होता है। विस्थापन क्या है, दूरी है। विस्थापन क्या है भैया, दूरी है। तो दूरी को किस में मापते हो, मीटर में। तो मीटर पर, और टाइम को किस में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड को क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड को, तो मीटर क्या है, लंबाई है, तो एल ब्रैकेट में लिख लिया, अपॉन टाइम का क्या है, टी है। तो ये जब टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1 हो जाएगा।
आया बात समझ में? ये बेग हो गया। अगला लिखिएगा, अगला क्या हो जाएगा? बेग के बाद त्वरण। त्वरण क्या है? तो त्वरण होता है बेग परिवर्तन की दर को, बेग परिवर्तन की दर को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भैया वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर को एम से, सॉरी एल से, डिवाइडेड बाय सेकेंड का टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टी इंटू टी, टी स्क्वायर। तो ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी की पावर -2, तो ये हो जाएगा एल टी -2। ठीक है, नोट करिए तो फिर आगे बढ़े, नोट करिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वरण के बाद आते हैं, अब आते हैं बल पर। बल ना फिर से वैसे ही बना लीजिएगा ना, इधर फार्मूला यूनिट जो भी लिखना है और इधर डायमेंशन। तो बल F बराबर क्या होता है? मास इंटू एसिलरेशन, यही होता है। F बराबर क्या होता है? मास इंटू एसिलरेशन। अब मास का क्या होता है भैया? मास तो केजी होता है, चलो। और अभी एसिलरेशन का निकाले तो एसिलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो बनता है, ध्यान से सुनिएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसी को हम कहते हैं एक न्यूटन। इसी को क्या कहते हैं? सॉरी, इसी को हम कहते हैं न्यूटन। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूटन। यही भैया आपका क्या है? न्यूटन है। आया बात समझ में? नूतन नहीं है ना, जैसे तारक मेहता के उल्टा चश्मा में क्या बोलता है? तुमने, जेठालाल क्या बोलता है अय्यर से? क्या तुमने नूतन के नियम नहीं पढ़े हैं? तो भैया नूतन के नियम नहीं होते हैं, किसके होते हैं? न्यूटन के नियम होते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपका ये रहा, क्लियर हुआ? अब यहां से देखो, केजी को भैया किस में रिप्रेजेंट करते? तो केजी को आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते एक ब्लॉक के अंदर, ठीक है, इनटू अभी मीटर को किस में? तो मीटर को एल में, बटे टाइम को नीचे टी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ ना, सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम एल टी -2। तो ये भैया आपका बल का मात्रक आ गया। किसका आ गया? बल का आ गया। अब आते हैं भैया घनत्व तो क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो भैया मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? केजी में। और ये क्या होता है? वॉल्यूम किस में होता है? मीटर क्यूब में। तो भैया ये क्या हो जाएगा? एम, केजी को एम और एल क्यूब, तो एल क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल -3, ml-3। अच्छा ये तो लिख लिया। डेंसिटी का फीलिंग नहीं पता होगा ना भैया, ध्यान से सुनना, डेंसिटी का फीलिंग मैं बता रहा हूं। आपने क्या किया? आपने क्या किया? फील ले लो थोड़ा सा। आपने क्या किया भैया? एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर का वॉल्यूम क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। ध्यान से सुनना, वॉल्यूम क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। कितना कर दिया? फिक्स कर दिया। अब इसमें मान के चलो कि आपके 9 लोग हैं, कितना? 10 लोग हैं। कितना है? 10 लोग हैं। कितना लोग हैं? 10 लोग। और आपने क्या किया? सेम वॉल्यूम का, वॉल्यूम कैसा है? सेम है। इसका और इसका, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। वॉल्यूम का V1 इज इक्वल टू V2, ये वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है? वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम क्या है? सेम है ना, वॉल्यूम एक समान है, मतलब दोनों का आयतन कैसा है मेरे भाई? आयतन एक समान है। अब इस जगह पर मैं क्या कर रहा हूं? बहुत मतलब 4 लोग बैठे हैं ना। अब यहां पर टोटल कितने लोग हैं? एक मिनट में इसको हटा दे रहा हूं। यहां पर 9 लोग हैं। कितने हैं टोटल? टोटल 9 लोग। यहां पर टोटल कितने हैं? टोटल कितने लोग हैं?
4 4 4 4 16, टोटल कितने हैं? 16 लोग हैं। तो भैया यहां पर 9 लोग हैं, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम कैसा है? सेम है। यहां पर 16 लोग हैं, वॉल्यूम कैसा है? सेम है। तो किसके पार्टिकल्स ज्यादा पास पास हैं? अरे भैया मान लो आप एक कमरे पे हो, किस पे हो? एक रूम पे हो। उस रूम पे मान लो 2 लोग बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वहीं पर मान लो 10 लोग आ गए, तो अब आपको क्या होगा? थोड़ा सा दिक्कत होगी, यानी आप थोड़ा सा पास पास होकर के बैठोगे। आप क्या होगा? थोड़ा सा पास पास होकर के बैठोगे, यानी आपके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? और पास पास आ जाएंगे। पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? और पास पास आ जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बीच का अट्रैक्शन कैसा होगा? दो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स लग रहा होगा वो अधिक लग रहा होगा, आपके पार्टिकल ज्यादा पास पास होंगे, यानी कि वहां पर ज्यादा पार्टिकल आ सकते हैं। ज्यादा पार्टिकल का मतलब यहां पर किससे है? मास से। किससे है? मास से है। किससे? ज्यादा पार्टिकल का मतलब यहां पर किससे है? मास से है। तो भैया आपका यदि मास ज्यादा होगा, ध्यान सुनना, वॉल्यूम सेम है और मास आप बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, तो जितना मास ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, वो चीज उतनी ही ज्यादा भारी होगी। तो भैया मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा तो भारी ज्यादा। आया बात समझ में? अरे वही बात है यार, मान लो आप सेम थैला लेकर के सब्जी मार्केट पे गए हो, आपने आपने 9 ठो आलू डाले हैं, बताओ कौन सा भारी होगा? और एक तरफ आपने 16 भालू नहीं, भालू थोड़ी ना आएगा यार, आलू 16 आलू आपने दूसरे थैले पे डाले हैं ना, पोटैटो। अब आप उसको उठा रहे हो, तो अब आप बताओ कि आपको कौन सा भारी लगेगा? अब ये सी बात है, जिसपे 16 पोटैटो होंगे ना, 16 पोटैटो वाला आपका ज्यादा भारी होगा। तो आई होप अब आपको डेंसिटी की फीलिंग आ गई होगी कि डेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल सेम वॉल्यूम पे किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। जिसपे ज्यादा होंगे उसकी डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो भारी ज्यादा होगा। क्या ये बात मेरी समझ में आई? यदि आई है तो आप इसको छाप लीजिए ना। चलिए छाप लिया होगा, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट शुरू करते हैं। घनत्व के बाद आते हैं कार्य पे। अगला क्या है? कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, बल की बीमा अब एक बार कर चुके हैं, हर बार नहीं लिखेंगे ना। तो बल की बीमा क्या होती है? mL_t-2। और विस्थापन की बीमा, विस्थापन भी एक तरीके से क्या है भैया? दूरी है। विस्थापन भी क्या है? दूरी है। तो विस्थापन को भी L से लिखते हैं। तो ये बेटा बेसिकली कितना हो जाएगा? mL²t-2। क्यों L स्क्वायर क्यों हो गया भैया? L, एक L यहाँ है, एक L यहाँ है, आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो भैया कार्य की बीमा कितनी हो जाएगी? mL²t-2। अब देखिए दाब क्या होता है? दाब होता है, दाब होता है, दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो भैया लिख लो, ये क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का क्या होता है? mL_t-2। ये तो बल का बीमा हो गया, डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल का क्या होता है? L² ना। एक L से एक L मर जाएगा, एक L बचेगा, तो एक L ऊपर जाएगा ना, नीचे वाला। तो नीचे वाला ऊपर जा रहा है तो पावर क्या हो जाएगी? -1। तो ये क्या हो जाएगा? mL-1t-2। ये आपका दाब की बीमा हो गई। ये आपकी किसकी बीमा हो गई? दाब की। अब ऊर्जा, ध्यान सुनना, ऊर्जा आपकी स्थितिज ऊर्जा भी हो सकती है। ऊर्जा आपकी क्या है? स्थितिज ऊर्जा भी हो सकती है। और आपकी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। क्या होती है? गतिज ऊर्जा ना। आपको जो आपको पता है, ये तो दो पता ही है एटलीस्ट, एक काइनेटिक एनर्जी और एक आपका पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 12 mv²। और ये क्या होता है? mgh। ठीक है, यहां पर ध्यान सुन लो, हाफ तो भैया नंबर है, नंबर का कोई बीमा नहीं होता है, नंबर का कोई बीमा नहीं होता है। m क्या है? मास है। m क्या है?
मास है, द्रव्यमान है। v क्या है, वेग है। v क्या है, वेग है। तो यहां से मैं इसकी यदि बीमा लिखूं डायमेंशन की, तो कितना हो जाएगा, नंबर की कोई बीमा नहीं होती है। दूसरा क्या है, मास है, तो मास लिख लिया। और v क्या है, v वॉल्यूम नहीं है यहाँ पर वेग है। क्या है, वेग। तो भैया वेग का क्या होता है, LT-1, और इसका क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो इसको मैं एक साथ क्या लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई करके, m l का स्क्वायर होगा तो l स्क्वायर और T-2, तो ये इसका आ गया। ठीक है, अच्छा चलो इसका करके देखो, ये वाला, ये क्या है, m क्या है, मास है। ठीक है, लिख दिया सर। ठीक है, दूसरा g क्या है, g आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है भैया। क्या इतनी बात समझ में आई, ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे जिसकी वैल्यू आप लिखते हो ना, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो लिखते हो मेरे भाई। या कभी कभी आप इसको 10 के बराबर लिख लेते हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही है ना, ये g है। अच्छा h क्या है, हाइट है। अच्छा तो देखो यहाँ पर क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब क्या है, ये यहाँ पर हिंदी में इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। आया बात समझ में। तो गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण, अब टर्म तो आ रहा है ना त्वरण, तो त्वरण मतलब क्या होता है, वही सेम जो त्वरण की बीमा हो, क्या होती है, LT-2, इसको लिख लिया। और फिर h है, h क्या है, हाइट है, h क्या है, ऊंचाई है। तो ऊंचाई की भी भैया क्या होती है, बीमा। ऊंचाई की बीमा क्या होती है, L होती है। ऊंचाई की बीमा क्या होती है, L होती है, क्योंकि वो भी तो लंबाई है, माप ही तो रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा, देख लो, ML² T-2, मल्टीप्लाई करके देख लो ना भाई, ना m, ठीक है, लिख लिया। L मल्टीप्लाई होकर के L² बन जाएंगे, T-2, तो T-2 लगा दिया। अब आप यदि यहां से देखो, तो भैया क्या देख रहे हो कि सर इन दोनों की बीमा, दोनों एनर्जी की बीमा क्या आ रही है, बराबर आ रही है। दोनों एनर्जी की बीमा क्या आ रही है, बराबर आ रही है। इसका मतलब कि भैया एनर्जी कोई सी भी हो, एनर्जी कोई सी भी हो, चाहे ऊष्मा वाली हीट एनर्जी ही क्यों ना हो, ऊष्मा कोई भी होगी, उसकी यूनिट सेम होगी। उसकी यूनिट क्या होगी मेरे भाई, सेम होगी। तो नोट डाल करके यहां पर लिख लीजिएगा, नोट डाल करके क्या लिखेंगे कि हर एक ऊर्जा की बीमा एक समान होती है, एक समान होती है। और क्या, और होती कितनी है, ये होती है ML² T-2। क्या ये बात नोट रखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बता रहा हूं। ठीक है ना, कोई सी भी ऊर्जा आ जाए, उसका क्या होता है, ML² T-2, ये उसकी आपकी डायमेंशन होती है। अच्छा सर आपने एक चीज देखा, सर ये तो ऊर्जा की बात छोड़िए, सर ऊर्जा की डायरेक्शन आपने बोला था, ऊर्जा की जो डायमेंशन होती है वो सेम आती है, ठीक है। लेकिन सर यहां पर तो कार्य की भी बीमा क्या है, कार्य भी कैसा है आपका, कार्य भी आपका कैसा है मेरे भाई, कार्य भी आपका सेम डायमेंशन आ रही है। सर ये कैसे है, अब थोड़ा ध्यान समझना। मान लो आपके घर में सिस्टम लगा हुआ, सिस्टम मतलब भैया टंकी है ना, टंकी, उस टंकी में पानी भरना है। क्या भरना है, पानी भरना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है सर, कौन कौन से। पहला तो ऑप्शन ये है कि आपने अपना टैप खोला, नल खोला, और उस पर एक बाल्टी लिया, पानी भरा, और उसको ले जा करके ऊपर सीढ़ी चढ़ करके आपने उस टंकी पर क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, पानी अपने से गया क्या, नहीं, आपने पानी पर कार्य किया है, आपने पानी पर कार्य किया है, और उस पानी पर कार्य करके उसको उस ऊंचाई तक पहुंचाया है। क्या किया है, उस ऊंचाई तक पहुंचाया। तो जो आपने कार्य किया, उस कार्य को पानी ने किस में कन्वर्ट कर लिया, अपनी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसको स्टोर कर लिया। आया बात समझ में। दूसरा, मान लो आपने मोटर चालू किया, क्या चालू किया, दूसरा काम कैसे कर सकते हैं
भैया मोटर चालू किया, भर गया। तो भैया अब आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल जो मोटर लगा हुआ, जो इलेक्ट्रिकल मोटर लगा हुआ है वह भी तो क्या कर रहा है, पानी पर काम किया और पानी को ले जाकर के आपके सिस्टम पर फिलअप कर दिया। आपके सिस्टम को क्या कर दिया भैया, फिलअप कर दिया। इससे क्या होगा, इससे मेरे लाल आपको यह पता चल गया कि पानी ऐसे नहीं जमा हुआ है, पानी के पास ऐसी ही पोटेंशियल एनर्जी नहीं आई है। पानी को क्या किया गया है, पानी को नीचे से ले जाकर के ऊपर ले गए हैं, पानी को नीचे से ऊपर ले गए हैं, चाहे हम ले गए हो, चाहे मैन्युअली ले गए हो, और चाहे हमने मोटर चालू करके उस पानी को ऊपर सिस्टम फिलअप किया हो, तभी उसकी जो एनर्जी है पानी के पास, वो एनर्जी स्टोर हुई है ml²T-2। आए बात समझ में? इसका मतलब सर क्या हुआ, सर कार्य और ऊर्जा एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। ये क्या बोल रहे हो सर, ये तो नया चीज सुनने को मिला। इसका मतलब फिर से सुन लो, कार्य और ऊर्जा एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। जितना जरूरत होगी उतनी ऊर्जा कार्य में चेंज हो जाएगी, या जब कभी कार्य को ऊर्जा में कन्वर्ट करना होगा तो वो भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या सर 100% ऐसा हो सकता है क्या? नहीं भैया, 100% ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ आपका लॉस जाता ही जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना नोट जरूर कर लीजिएगा, ये चीज जरूर समझ में आ जानी चाहिए कि भैया ऊर्जा कोई सी भी हो, हर एक ऊर्जा की डायमेंशन एक होती है। एक का मतलब कैसी होती है, ml²T-2। और सर कार्य की भी विमा ml²T-2 होती है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हैं। भैया नोट करिए। ठीक है, अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा संवेग। अगला लिखिएगा संवेग। तो भैया संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। तो भैया द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, m, तो लिख दिया m। फिर वेग का क्या होता है, LT-1। तो भैया संवेग का क्या हो जाएगा, mLT-1। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए, क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं पावर का लिखूं, क्या लिखूं, पावर मतलब शक्ति, शक्ति बोलूं या सामर्थ्य बोलूं ना, सामर्थ्य मैं लिख नहीं पाऊंगा, पावर लिख लो यार, बाकी मैंने बोल दिया। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की क्षमता। शक्ति क्या है, कार्य करने की क्षमता। पावर क्या है, आप कोई काम कितना जल्दी कर लेते हो या कितना देर में करते हो, वही तो आपका क्षमता बताता है भैया। वही तो बताता है कि आपने कोई काम कितना जल्दी किया या कितना देर से किया, उसी को हम क्या कहते हैं, आपकी पावर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई 5 मिनट में 10 पेज लिख ले रहा है, कोई 5 मिनट में 20 पेज लिख ले रहा है, तो किसकी पावर ज्यादा है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा। यही तो कर रहे हैं ना, जो ज्यादा लिख ले रहा है। इसका मतलब सर पावर बराबर होता है, पावर बराबर क्या होगा, कार्य बटे समय। पावर बराबर क्या होगा, कार्य बटे समय। तो यदि आप देखो तो कार्य बराबर, कार्य की अभी तो लिखे हो क्या होता है, mL²T-2, और बटे समय का क्या होता है, समय का होता है T। तो भैया ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mL²T-3। नोट डाउन करिए। अब क्या होता है, आवेग। नेक्स्ट लिखिएगा आवेग। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। आवेग बराबर, आवेग को क्या बोलते हैं, इंपल्स। ये क्या होता है, बल गुणे समय, बल गुणे समय। तो भैया बल का क्या होता है, अभी आपको पता है, क्या लिखते हैं, mL/T-2, और समय का क्या होता है, T। तो भैया T यदि बेस सेम हो जाता है
तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं, -2 और +1 जुड़ करके कितना होगा, -1। तो क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, MLT -1 इसको मैं लिख सकता हूं। क्लियर हुआ। अब आते हैं बल आघूर्ण पे, बल आघूर्ण पे। नेक्स्ट है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है, टॉर्क। क्या बोलते हैं इसे, टॉर्क। और ये क्या होता है, बल गुणे दूरी। बल गुणे दूरी बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लेकिन अभी के लिए दूरी ही लिखो ना, जब आएगा तब देखेंगे। तो भैया बल का क्या होता है, MLT -2 यही होता है, और दूरी का क्या होता है, L होता है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका ML² T-2। बहुत बढ़िया। अब है नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कैपिटल जी ना, क्या बोलते हैं इसे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो ध्यान सुनना, यदि आपके पास दो बॉडी हैं, यदि आपके पास दो बॉडी हैं और दो बॉडी हैं, तो यदि दो बॉडी हैं तो उनके बीच में उनका कुछ ना कुछ तो मास होगा, द्रव्यमान होगा। तो हर एक बॉडी का मास होगा, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो, लेकिन कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो हर एक बॉडी, दुनिया की कोई सी भी बॉडी हो, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। जैसे मान लो मैं यहां पे हूं, तो मेरे और यहां पर एक चेयर रखी हुई है, तो उस चेयर के बीच में भी एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा होगा। आप हो, मान लो किसी जगह पर आप हो, कोई आपके सामने कोई ग्लास रखी है, तो उनके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। तो इसका मतलब सर ये हमें एक दूसरे को खींचती क्यों नहीं है, भैया इस वजह से नहीं खींचती हैं क्योंकि हमारा जो द्रव्यमान है वो सन और अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। कैसा है, बहुत छोटा है। जबकि अर्थ की रेडियस क्या है आपकी, बहुत ज्यादा है। अर्थ की रेडियस क्या है, बहुत ज्यादा है। इस वजह से इनका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल हर दो बॉडी के बीच में लगता है, चाहे कितना भी कम द्रव्यमान क्यों ना हो ना। तो जैसे मान लो अब यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या, F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन r²। m1 क्या है, पहली बॉडी का द्रव्यमान, m2 क्या है, दूसरी बॉडी का द्रव्यमान, r क्या है, दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस, दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस, और f क्या है, उनके बीच लगने वाला बल। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो भैया बल भी चाहे जो हो, उनका भी यूनिट क्या रहता है, सेम रहता है। और ये G जो कैपिटल G आपको दिख रहा होगा, यही है क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो भैया यहां से क्या आप G नहीं निकाल लोगे, G बराबर क्या हो जाएगा, F² डिवाइडेड बाई m1 m2 ना, F² डिवाइडेड बाई m1 m2। नेक्स्ट चलिए मैं इसी के आगे नेक्स्ट लिख करके किए दे रहा हूं। G आपने क्या निकाला, G आपने निकाला है F² डिवाइडेड बाई m1 m2। ठीक है। अब F क्या है भैया, फोर्स है, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT -2, MLT -2 ये लिख लिया। और ये R क्या है, डिस्टेंस है, किसके किसके बीच का, पहली बॉडी और दूसरे बॉडी के बीच का। तो भैया डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा L, और क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा L²। क्लियर हुआ। मास है, m1 भी मास है और m2 भी मास है, तो दोनों मास मिलकर के क्या हो जाएंगे, m² हो जाएंगे ना। एक से एक m मर जाएगा, बचेगा एक m नीचे वाला, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो पावर कितनी ले लेगा, -1। ये तो पता होगा ना कि भैया नीचे से ऊपर जाने पर पावर चेंज हो जाती है, अपना साइन चेंज करती है। तो ये हो जाएगा m-1। L² है यहां पर, और यहां पर क्या है, L है, तो ये क्या हो जाएगा, L³ हो जाएगा। और ये क्या बचेगा, T-2। तो ये था आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बीमा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बीमा आ गया। अब आते हैं गैस कांस्टेंट पे ना, गैस कांस्टेंट। अगला है गैस नियतांक,
गैस नियतांक, इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट। आपने लिखा होगा एक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। तो यहां पर पी क्या है? प्रेशर है, पी क्या है? दाब है, वी क्या है? आपका आयतन है, आर क्या है? यही है गैस कांस्टेंट। यही क्या है? गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक है, गैस स्थिरांक है, जो भी बोल सको बोल लो, ठीक है। और यहां पर जो टी है, ये टी टेम्परेचर है, तापमान है। टी क्या है? तापमान है। अच्छा, एन क्या है? एन है मोलों की संख्या। एन क्या है? मोलों की संख्या। तो भैया मैंने बताया था संख्या होगी तो 1 2 4 6 ऐसा करके कुछ नंबर होंगे, यानी कि भैया ये तो नंबर हो गया, तो नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो यहां से आर बराबर कितना आ जाएगा? आर बराबर हो जाएगा पीबी अपॉन टी। अच्छा सर आपने एन क्यों नहीं लिखा? एन भैया इस वजह से नहीं लिखा है कि एन की कोई बीमा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एन क्या है? नंबर है भैया। तो यहां से अब देखो, दाब क्या होता है? दाब होता है बल बटे, दाब क्या होता है? बल बटे एरिया, बल बटे एरिया। और ये वी क्या है? वी आयतन है। तो आयतन क्या होता है? एक यहां पर मैं क्या लिख दूं? आयतन को एल क्यूब लिखे दे रहा हूं, डिवाइडेड बाय टी क्या है? टी समय नहीं है यहां पर, टी आपका तापमान है, तो तापमान को क्या लिखते हैं? थीटा लिखते हैं। चलो यहां से एफ, एफ क्या होता है? बल क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, ये तो बल का हो गया। एरिया एल स्क्वायर, और ये थीटा है तो ऊपर यहां पर थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इसके साथ एल क्यूब है। क्या है? एल क्यूब है भैया। एल स्क्वायर है, यहां से एक ये मर जाएगा, क्या बचेगा? एक एल बचेगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर मर गया, एक एल बचा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बेसिकली क्या बचेगा? एम एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो ये आपका गैस कांस्टेंट की बीमा आ गई। ये आपकी किसकी बीमा आ गई? गैस नियतांक की बीमा आ गई। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बल ना, और स्प्रिंग फोर्स। बेटा देखो, फोर्स लगा हुआ है तो बल की बीमा तो वही होगी जो हमेशा होती है, बल की बीमा तो वही होती है जो हमेशा होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्प्रिंग फोर्स एफ एस इक्वल टू क्या होता है? के इंटू एक्स। जहां पे एक्स क्या है कि भैया मान लो आपने, ये स्प्रिंग है, ये क्या है? स्प्रिंग है। तो इस स्प्रिंग पर जब आप कोई बल लगा रहे हो, जैसे मान लो इसको आपने क्या किया? कंप्रेस किया, तो ये इतने जगह पर आ जाएगी, या तो आप इसको खींचोगे तो ये स्प्रिंग आपकी कुछ ऐसी हो जाएगी। तो एक्स क्या है कि आपकी कितनी लंबाई बढ़ रही है या कितनी लंबाई घट रही है, ये आपके कंप्रेशन को दिखाता है, और ये आपको एक्सपेंशन को दिखाता है। आया बात समझ? एक्सपेंशन मतलब जब उसको पकड़ करके खींचते हैं, और कंप्रेशन का मतलब क्या है? जब उसको दबाते हैं। ये हो गया, ठीक। तो अब यहां पर के क्या है? के है स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमें बेसिकली इसका बताना है, स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन बताना है, इसका स्प्रिंग नियतांक की बीमा बतानी है। तो भैया के बराबर क्या हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा एफ एस अपॉन एक्स। जहां पर एक्स क्या है आपका? ये तो डिस्टेंस है ना, ये क्या है? डिस्टेंस है। ये एक्स, एक्स है क्या? एक्स तो भैया कि ये है कि यहां से इसके बीच का दूरी ये है एक्स, और इस मीन पोजीशन से यहां से इसकी वाली दूरी ये है एक्स। आया कि स्प्रिंग आपकी कितनी दबी है या कितना उसको खींची हुई है, वो आपका क्या कहलाता है? एक्स कहलाता है। तो यहां से के बराबर क्या हो जाएगा भैया? फोर्स की बीमा तो वही होती है, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स क्या है? डिस्टेंस है, तो एल, एल से एल मर जाएगा, क्या बचेगा भैया? एम टी माइनस टू। नोट कर लो। नोट कर लिया। नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक। ये क्या होता है? ये होता है गतिज ऊर्जा बटे ताप, ऊर्जा बटे ताप। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा भैया है तो ऊर्जा ही ना, तो ऊर्जा की क्या होती है? कार्य के बराबर कितना होती है? ml² T-2, और तापमान क्या है? थीटा है, लिख दिया। ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? ml² T-2 थीटा -1। ये होती है आपके बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, बोल्ट्जमैन नियतांक आपका ये इतना हुआ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है आपका प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। ये क्या होता है? E बराबर h इंटू न्यू। यहां पर न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और h क्या है? यही है आपका कांस्टेंट, यही है आपका प्लांक कांस्टेंट। और E क्या है? आपका एनर्जी है। E क्या है? आपका एनर्जी है। तो भैया फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? भैया फ्रीक्वेंसी होता है कि कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितनी बार, एक सेकंड में कितनी बार वो क्या होता है? अपना चक्कर पूरा करता है ना। बेसिकली क्या होता है? एक सेकंड में कितनी बार वो अपना चक्कर पूरा करता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? 1/t। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? 1/t, यानी T-1। ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी होता है। ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार ना, एक सेकंड में कितनी बार। तो भैया सेकंड आ रहा है तो सेकंड आपका नीचे हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहां से E क्या है? एनर्जी है। आपको H बताना, तो H बराबर क्या हो जाएगा? ν/E। तो न्यू का क्या होता है? सॉरी, एक मिनट। H बराबर क्या हो जाएगा? E/ν। क्या हो जाएगा? H बराबर E/ν हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो E आपका एनर्जी है, तो एनर्जी का क्या होता है? ऊर्जा है, ml² T-2। ये तो एनर्जी का हो गया, डिवाइडेड बाई न्यू। न्यू क्या है? उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? T-1। ऊपर जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा क्या हो रहा है? क्या हो जाएगा? ये ml², और ये ऊपर जाएगा तो T-1 है, ऊपर जाकर के +1 हो जाएगा। और बेस क्या हो जाता है? यदि सेम हो जाता है तो पावर एड ऑन हो जाती है। तो -2 प्लस का 1 कितना होगा? -1। तो ये आपका इसका प्लांक नियतांक की बीमा आ गई। ये किसकी आ गई? प्लांक नियतांक की बीमा आ गई। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं ना, और अगले लेक्चर्स पर इसके जो भी 2-4 यूनिट बची होंगी डायमेंशंस बताने के लिए, उनको बताएंगे। फिर हम ये देखेंगे कि डायमेंशन का यूज क्या है और डायमेंशंस की लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन का मतलब कि भैया इनका यूज कहां तक कर सकते हैं और कब इनका यूज नहीं कर सकते हैं, कब इनका यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखो भैया, हर एक चीज का अपना फायदा होता है, अपना क्या होता है? नुकसान होता है ना। तो कुछ चीजें हैं जिस जगह पर फायदा होगा उस जगह पर इस्तेमाल करेंगे, जिस जगह पर नहीं होगा उस जगह पर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप ऐसी बात है। ठीक है, तो चलिए ना, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। पढ़िएगा जरूर। ठीक है, धन्यवाद।